जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी शोबे में मुकाबला हो, और वो भी ख़ास तौर पर क्रिकेट के मैदान में, जो बरसग़ीर पाक व हिंद के करोड़ों आवाम के दिलों में करोड़ों आवाम के दिलों खून की तरह, ब्लड की तरह है क्रिकेट। और इसी सबब जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान रंग पड़ता है, मैच होता है, तो लगता है कि दो कौमों के दरमियान गोया कि जंग हो रही है। कल भी आपने देखा होगा कि इससे कैसी हाइप क्रिएट की गई, ख़ास तौर पे इंडिया के मीडिया की जानिब से। उनके रिमार्क्स आपने देखे, उनके जो जब आप देख रहे थे कि जब उनकी टीम मैदान में होती है तो उनके क्या रद्द-ए-अमल था, और फिर जैसे जैसे पासा पलटा, यानी पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरने के बाद फतेह की जानिब बढ़ी, तो इंडियन मीडिया और उनके खिलाड़ियों ने जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, उससे कतई तौर पर नहीं लग रहा था कि कोई स्पोर्टमैन स्पिरिट की कोई यानी पाई जाती है या नहीं भारतीय खिलाड़ियों में या मीडिया में। देखिए किस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया उनके मीडिया ने। उनके एक बहुत मशहूर मौसूफ खिलाड़ी हैं सिख, वो उनका भी रद्द-ए-अमल देखिएगा, और जवाब भी हमारे शोएब अख्तर का। और यकीनन पाकिस्तान की जीत हुई है, उससे उसके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा और बहरहाल क्रेडिट कप्तान को भी जाएगा कि ज़रा ये कहते हैं कि जनाब इस टीम के सिलेक्शन में, लेकिन असल तो जो मैदान में लड़े, जिस तरह उन्होंने झंडा बुलंद किया ख़ास तौर पर भारत के ख़िलाफ़। लेकिन अभी ये देखना है दूसरा मरहला और फिर शायद आखिरी मरहला, और वो होगा फाइनल का मशवरा। एक मैच तो जीत गए, देखते हैं इंशाअल्लाह सीरीज़ भी जीतेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आज जो ऑब्जर्वेशन आई है नट टावर के हवाले से, ये कज़िया बरसों से चल रहा था, महीनों से चल रहा था। जो लोग अपने घरों में रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं और फ्लैटों में रहते हैं, किस तरह रहते हैं इस महंगाई के दौर में। और फिर जब ये हुक्म आया है कि जो इसके मालिकान थे उसकी सज़ा ये मकीन भुगतें, चीफ जस्टिस का ये कहना कि इसकी लाइटें काट दी जाएं, इसे धमाके से उड़ा दिया जाए। एक हफ्ते बाद वहाँ पर मौजूद भी थे उनके मकीन जो एक अरसे से केस लड़ रहे थे, उन पर क्या गुजरी होगी वो आपको इल्म होगा। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद नस्ला टावर पर मौजूद हैं। जी नस्ला, जी रिजवान, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो दे दिया, क्या वहाँ पर मौजूद थे वहाँ के मकीन और उन्होंने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया? रिजवान जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया और वहाँ पर जो मुतासरीन थे उनकी बात नहीं सुनी गई, सिर्फ चीफ जस्टिस की जानिब से फैसला सुना दिया गया। उसके बाद मुतासरीन जो थे वो यकीनन परेशान हो गए, मुश्किल का वक्त था। एक अहम फैसला उनके खिलाफ आया था कि फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर मकीन जो है वो फ्लैट खाली करेंगे नस्ला टावर, उसके बाद फौरी तौर पर इसको गिरा दिया जाए। हम इस टाइम अभी यहाँ पर मौजूद हैं, नस्ला टावर के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर जो मकीन हैं वो भी मौजूद हैं। अभी 44 फ्लैट हैं इस नस्ला टावर के अंदर, और तमाम फ्लैट जो है वो आबाद हैं, जिसमें फैमिलीज जो है वो रहाइश पजीर हैं। अब लोग परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं। अभी हमारी कुछ मुतासरीन से बात हुई, उनका भी मुजाहिद साहब यही कहना था कि अगर हमें पैसे दिए जाए, हमारा मुआवजा दिया जाए तो हम ये फ्लैट छोड़ने को, ये बिल्डिंग छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम किस के इदारे के पास जाएं, किस बिल्डर के पास जाएं, हमें नहीं बताया जा रहा कि हमारे पैसे कौन वापस करेगा, कैसे हमारे को मुआवजा मिलेगा। जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा हम ये बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे, मुतासरीन का ये कहना है। जी मुजाहिद सर। अच्छा, ये रिजवान, ये जो कुछ पता चला कि इसके मालिकान कौन थे, कहाँ चले गए, किस बेबसी में, कुछ पता है इनका रिजवान? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि मुतासरीन को जो मुआवजा देगा वो बिल्डर देगा, और तमाम बिल्डिंग को तोड़ने का जो अमल होगा उसका भी खर्चा जो है वो बिल्डर देगा। लेकिन वो बिल्डर कौन बिल्डर है, कब देगा, उस बिल्डर से क्या राब्ते हैं, ये अभी कहना कबले वक्त होगा, क्योंकि मुतासरीन भी ये कह रहे हैं कि ना हमारे बिल्डर हमारे राब्ते पे है और ना ही कोई इदारा हमसे राब्ता कर रहा है कि हमें कैसे ये फ्लैट खाली करना है और हमें कहाँ मुतबादिल दिया जाएगा, हमें मुआवजा दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे। अब तक मुतासरीन जो है उनको कुछ भी नहीं बताया गया है।
शुक्रिया रिजवान। और टावर के जो वहाँ मकीन हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर नुमाइंदे जो कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी रियादत से जोड़कर जो है पैसे ये फ्लैट 2013 में ख़रीदा था। तो बताएं आप लोग वहाँ जब मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में अपने अपना केस नहीं रखा क्या? उन्होंने सुना नहीं? ये सॉरी टू से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वकील साहब ने सही केस नहीं पेश करो, इतना जो उनका बरहमी का आया है इलेक्ट्रिक कार्ड देंगे और 1 हफ्ते के अंदर उड़ा के रख देंगे। जी 2013 से हमने इसकी पेमेंट शुरू की है और 2017 में हम यहाँ आए। 2013 में जब ये बिल्कुल ये पार्किंग के फ्लोर बन रहे थे तब से मैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में पैसे देने के आता रहा हूँ, आ रहा हूँ और मेरे सामने ही ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। मैं 2017 में सबसे पहला यहाँ आया हूँ रिहायशी, जब सबसे पहला रिहायशी मैं था जब इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी, ना गैस था, सिलेंडर चलाते थे। लेकिन अब सब कुछ आ गया, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़, हर यूटिलिटीज़ है। बिल्डर राब्ते में है, बिल्डर भी कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्होंने तो सब कुछ दिखाया, हमें भी दिखाया, वहाँ भी दिखाया, लेकिन उन्होंने सुनना ही नहीं है ना देखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस उसका एक ही ऑर्डर है, कमिश्नर को, डिप्टी डीसी को या पता नहीं कमिश्नर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसको 1 हफ्ते के अंदर खाली करो और गिराओ। ये देखा जाएगा ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल थी, जो इसका जो एरिया था वो भी लिखा हुआ था, इसके ऊपर कितने फ्लोर बनेंगे वो भी लिखा हुआ था और उसी हिसाब से ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। कहीं कोई भी ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई जिससे पता चले कि ये जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं से भी ना किसी ने बताया हो। आप क्या समझते हैं कि क्या हम ऐसे बाहर निकल जाएंगे? क्या ऐसे बाहर निकलने से हमें कोई गवर्नमेंट आके पैसे देगी या गवर्नमेंट हमें रिहाइश देगी? हम इससे बेहतर है कि मर ही जाए यहीं पे। जी शुक्रिया। आप बताएं, खुद जिस दरमंदी से अपना केस पेश कर रहे थे, मेरे साथ हमारे शहर के हैं और आमतौर पर अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं ख्वाजा नवीद। ख्वाजा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। आप हमेशा मैंने देखा है कि ख़ास तौर पर कराची शहर और सिंध के शहरी अवाम, बल्कि ऐसे तो आप एज ए वकील तमाम ही लोगों के केस लड़ते हैं, लेकिन ये जो आया है कि उन बेचारों का मालिकान है नहीं मौजूद, उनको लाएं, उनको सजा दें जिन्होंने आगे बढ़ाया था। अब कह दिया उन्होंने कि जी हफ्ते भर बाद इसको धमाके से उड़ा दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी कर दी जाए। सॉरी टू से कोई पहले तो कानूनी मैं लोग ये कहते हैं जब फैसला एक आ जाए तो उस पर पता नहीं गुफ्तगू हो सकती है या नहीं ख्वाजा साहब? जी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चूंकि ये ऑर्डर है सो मोटो और ये अपीलेबल भी नहीं है, बल्कि आप देखें कल वो एक इलेक्शन की मीटिंग थी एक होटल, मकामी होटल में। सरदार लतीफ़ खोसा उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के, तो काफ़ी बड़ा उन्होंने इज्तिमा किया हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ सारे मुकर्ररीन ने तकरीरें की और इन्हीं पॉइंट्स को ऊपर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सो मोटो का लॉ है तो इसमें अपील होनी चाहिए, और इस तरह से करके बहुत तकरीरें की उन्होंने। और उसमें नेस्ला टावर का भी जिक्र आया, तो अब नेस्ला टावर का तो जाहिर है उन्होंने कर दिया। और अब इसमें यह है कि नेस्ला टावर वालों ने किया क्या है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन की है और बेसिक ख्वाजा साहब को एक जगह, ख्वाजा साहब आप तो शहर के बासी हैं, आपने वकील की हैसियत से, तालिब इल्म की हैसियत से, एक क्या 1000 आप ऐसी बिल्डिंगें, और मकानात, बंगले जानते होंगे जो जिसे आप कहते हैं कि जी नाजायज़ तजावुज़ात के ज़िम्मे में आते हैं। बड़े बड़े लोगों के बंगले हैं। आपका क्लिफ्टन तो आपने देखा, उसका हुलिया ही बदल के रह गया, पता ही नहीं चलता वो हमारा क्लिफ्टन कहाँ है, जहाँ से समंदर नजर आता था। तो फिर सबको गिराए ना, इन बेचारों का क्या कसूर है ख्वाजा साहब? ये तो बेचारे इन्होंने बुकिंग की है और पैसे दिए हैं, अपने टाइम पे दिए हैं। इनके लिए कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर हुआ है, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन इस मुल्क में लेना कोई आसान काम है? ये यहाँ तो अपना हक नहीं मिलता, तो कॉम्पेंसेशन कौन देगा सर? नहीं ख्वाजा, ये मुझे इल्म है कि यानी जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये इस हुक्म का कहीं और सुनवाई नहीं हो सकती, और अगर आप गौर करें कि यानी यकीनन वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पैसे दे दिए जाएं,
यानी वो ये नहीं समझ में आता कि उन मालिकान को तो कठेरे में खड़ा ही नहीं किया गया। बड़े इसको मैंने सुना है कि बड़े सीनियर लॉयर, आपके मैं नाम देना नहीं चाहता, जो इनका मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने इस मुकदमे को इतना फैला दिया मुकदमे को कि असल इशू ही बैकग्राउंड में चला गया जी। ये सारे उसने किए, फिर उसने बाद में एक रिव्यू भी दाखिल किया था, और वो सलाउद्दीन अच्छा यंग बैरिस्टर, और उसने बड़ी मेहनत की थी इसमें, और अब देखिए अल्लाह खैर करे। नहीं, लेकिन फैसला हो गया था, फिर उसने रिव्यू भी फाइल किया था, उनका रिव्यू भी डिसमिस हो गया था। और लेकिन सॉरी ख्वाजा साहब, अब मैं इस पे मैंने कहा ना, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, शो मोटो लिया गया है, अपील भी नहीं की जा सकती, तो अब इसके बाद क्या कहा जाए? और मालिकान पर कहाँ है? नहीं है, और वो रिव्यू था और वो भी डिसमिस हो गया, और अब आज तो फिर फाइनल दोबारा उन्होंने टेकअप किया, और उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया कि क्यों उनके ऑर्डर्स को अभी तक कंप्लाई नहीं किया गया और इसको क्यों नहीं गिराया गया अभी तक। आप समझते हैं सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ ये बेचारे मकीन है? वो तो उनको आपको पता ही है कि जो हम लोग जो कराची में घर लेकर रहते हैं, किस तरीके से पैसे जमा करते हैं, क्या करते हैं, जो और मुताल्लिका इदारे उनके खिलाफ और मुताल्लिका जो खासा मालिकान, और मैं कितने डिपार्टमेंट इसमें होंगे, इसमें केडीए होगा, इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, इसमें इलेक्ट्रिक होगी, इसमें रेट बनाए हुए हैं, फी फ्लोर इतने लाख और इतने लाख करते करते ऊपर तक ले जाते हैं। और ये खास तौर पे अब जैसे मंसूर काका कनाडा में बैठे हुए हैं, पूरा कराची की स्काई लाइन ही बदल दी है। आप देखें चीफ मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल सामने एक 25-30 मंजिला इमारत बन गई है, और वो जो सिक्योरिटी की हम बातें सुना करते थे वो सारी गायब हो गई। अब तो उस इमारत की अगर छत पे खड़े हो आप, ऊपर से देखिए तो आप चीफ मिनिस्टर के बेडरूम में झांक सकते हैं। तो कोई सिक्योरिटी तो छोड़े, प्राइवेसी भी चली गई है। और वो किसने दी है इजाजत उस बिल्डिंग को ऊपर ऊंचा ले जाने की? और एंड चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे के आगे, आप तो वहां से रोज गुजरते हैं, प्रेस क्लब आपका पीछे ही है। ख्वाजा साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता आखिरी मरहले में, ख्वाजा साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग, मैंने देखा बार इशू पे आपकी बारें जरा सी बात हो जाए, तमाम काले कोट वाले, तमाम हमारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठी हो जाती हैं, सड़कों पर हो जाती हैं किसी तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनिशिएटिव लेकर कराची के तमाम उसमें तकरीबन हर मुखर्रर ने इस टॉपिक के ऊपर बोला है? नहीं बोला तो ख्वाजा साहब, इसका एक इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, कि अगर मिलके एक अपील आप दरख्वास्त करें, उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। मतलब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना कि अगर आप दरख्वास्त दें इन मकीनों की जानिब से, भले आप इनको जानते हो या ना हो, या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया नहीं किया हो, क्योंकि मैंने कहा ना आप तो कराची का मुकदमा लड़ते रहे ना बहुत जोरों में। जी हाँ, मगर अब ये है कि जो दरख्वास्तें देने की सारी स्टेजें गुजर गई है ना, अब तो लास्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर बात आ गई है। कब क्या ही इससे पहले शहीद मिल्लत रोड पर 4 वो मकान बने हुए थे अपना हिल पार्क के साथ, उसमें मरहूम रफीक अफगान का भी घर था, और 35 साल से वो लोग रह रहे थे, और उन्होंने खरीदा था बिल्डर से। तो उन्होंने कहा कि जी ये पार्क का हिस्सा काट के ये बनाया गया घर, लेकिन वो घर उन्होंने बनाया ही नहीं था, वो तो उन्होंने बनाया खरीदा था। मुझे तो ख्वाजा साहब फिर वो आ रहा है जालिब साहब का मैसेज यार कि बस्ती उजड़ चुकेगी तो लिखेंगे मरसी है, तो इसका मायना यही हो सकता है, इसके अलावा और क्या कहा जाएगा? ख्वाजा नवीद साहब मेरे साथ मौजूद थे और वो खुद बड़ी बेबसी का इजहार कर रहे थे इस नस्ला टावर के मकीनों के बारे में। और मैं तो हम यही बहरहाल कहेंगे, इंसानी बुनियादों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस शहर के हैं, दरमियाना तबके के हैं, इन मसाइल से आगाह हैं, मैं तो इन लोगों की जानिब से आपसे ज़रूर चीफ साहब अपील करूँगा कि इस पर नज़रसानी करें, इंसानी अलमिए को पेश नज़र रखते हुए उन्हें मुतबादिल जगह जब तक ना मिले, इनको कंपनसेशन जब तक ना मिले, उस वक्त तक कम से कम ये जो आपने धमाके से उड़ाने का इस बिल्डिंग को कहा है उसके बारे में और करें। बड़े इनकिसारी से एहतराम के साथ आपसे अपील है मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में आज सिंध हुकूमत पर बड़े बरहम हुए हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट बलूचिस्तान में हुआ है, जहाँ पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब तो पहले ही मुस्तफ़ी हो गए, स्पीकर ने भी मुलतवी हो गए। अब सवाल ये होगा कि अगला वज़ीर आला कौन होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
मुजाहिद एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब भी कराची में बैठती है तो यकीनन उसको सिंध के शहरी, सिंध के देही इलाकों और फिर यहाँ पर जो हुकूमत कर रहे हैं उनसे को बराह रास्त मुकालमा करने के लिए आसानी होती है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भी सिंध सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बुलाया गया। उनके साथ बैरिस्टर वहाब भी थे और चीफ जस्टिस के और हमारे वज़ीर आला सिंध के दरमियान जो मुकालमे हुए वो मैं इसलिए आपको दे देता हूँ कि मैं ऐसा ना हो कि आपको इल्म है कि बड़ा हसास मामला होता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा आपके मातहत इदारों में क्या हो रहा है। इस पर वज़ीर आला सिंध का जवाब था कि बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल हैं हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इस पर फिर चीफ जस्टिस साहब कहने लगे कराची को कौन चला रहा है, सभी इदारे मफलूज हैं, मफलूज हो गए हैं, चीफ जस्टिस का कहना था। इस पर मुराद अली शाह साहब ने उसका एक पस मंज़र होगा, ये कहा नाले साफ़ करना मेरा काम नहीं है, नाले साफ़ करना मेरा काम नहीं है। एक अफसर 4 की जगह काम कर रहा है, वज़ीर आला सिंध का फरमाना था। और ये भी उन्होंने कहा वज़ीर आला साहब ने कि जिसको तैनात करते हैं उसे वफाक बुला लेता है और एक अफसर की जगह 4 जो हैं काम करने पड़ रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा आप यहाँ सियासी बयानबाजी मत करें। तो ये जो मुकालमे हुए हैं इसकी गूंज आप देख रहे थे कि मीडिया में आ रही है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर तैमूर तालपुर मौजूद हैं। तैमूर, ये जो बड़ा एक अरसे से ये मसला है कि जो मसाइल सिंध हुकूमत को दरपेश हैं उसको आप ज़्यादा जिम्मेदारी वफाक पर डाल देते हैं। अब आपकी इससे पहले भी 5 साल हुकूमत रही, अभी भी हुकूमत रही है, तो आप ये जो अब तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो आपने जवाब दिए वो आम आदमी को मुतमईन नहीं करते आपके वज़ीर आला ने। तैमूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद भाई, सबसे पहली बात तो आप खुद भी कराची के रहने वाले हैं और मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मैं समझता हूँ पिछले जो ये टेन्योर था 3 साल का मुराद अली शाह साहब का और उससे जो पहला टेन्योर था तकरीबन 2 साल, इन 5 साल में कराची में चेंजेस आए हैं, कराची में बेहतरी आई है। आपने फ्लाईओवर्स देखे हैं, आपने अंडरपासेस देखे हैं। तो पहले मैं समझता हूँ कुछ निगलेक्ट किया जा रहा था किसी ज़माने में, पर अब कराची को हम बहुत अच्छी तरह से हर हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उस पर काम कर रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस भी लाने के लिए कोशिश हैं और उसके साथ साथ फंड्स भी हमने बहुत अच्छी एक अमाउंट से एलोकेट किए हैं अपने शहर कराची के लिए। अब प्रॉब्लम्स तो हैं, जब वफाक कहीं हमारे साथ ज्यादती करेगी और हम ये बात आवाम तक ना पहुंचाएं तो मेरे ख्याल से वो हमारी तरफ से ज्यादती होगी, क्योंकि हर शहरी का राइट है, उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और कहां पर हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। तैमूर, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके और मेरे तो बड़े करीबी दोस्त रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब और आपके वालिद साहब और ये जो थे सीनियर मिनिस्टरों ने, जब इन लोगों ने 18वीं तरमीम पास की, इसे इतना बड़ा कारनामा कहा गया कि जनाब अब तो सूबे हर सिलसिले में आज़ाद हैं। आपके वज़ीर आला बेचारगी का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब मैं तो एक अफसर जहाँ काम कर रहे हैं 4 उनकी जगह 4 अफसर की जगह 1 काम कर रहा है, फिर कहते हैं कि जिसको करते हैं वफाक बुला लेता है। तो ये जो आपने 18वीं तरमीम की थी जिसका क्रेडिट लिया था, बड़े तमगे मिले थे, आपको याद होगा उस वक्त, तो उसके मतलब ये कि कुछ भी उस 18वीं तरमीम का फ़ायदा नहीं हुआ। आज अगर आप कंपेयर करेंगे सिंध की गवर्नेंस को और जो सिंध में काम हो रहा है स्पेशली हेल्थ सेक्टर में, आप अगर देखेंगे हम आज सिंध में थर कोल में थर के कोयले से बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। ये सारा सिंध हुकूमत का काम है। अगर हमारे पास 18th अमेंडमेंट नहीं होती तो आज जो सूबा सिंध का जो हशर होता ना, वो आपकी समझ से बाहर है। ये 18th अमेंडमेंट ही है जिसकी वजह से आज हम प्रॉस्पर कर रहे हैं, हम बहुत सी फील्ड्स में बहुत एक्सेल कर चुके हैं। तो ये हमें फायदा है। अब आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट्स पहले वफाक और सिंध मिलके करता था वो बाकी सूबों में तो वफाक के साथ कर रही है, पर सिंध के सूबे में वफाक हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो सिंध में मजबूरन आज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में अपने मेजॉरिटी काम करें, वो भी इसीलिए बिकॉज वी हैव द 18th अमेंडमेंट। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लाचार हो जाते हैं। वो जो 18th अमेंडमेंट की वजह से जो फंड्स मिलते हैं वो हमें पूरा फंड नहीं मिलता। आज 3रा साल है
पहले साल इनकी हुकूमत का, तब के इन्होंने अभी तक हमारे साथ वो हिसाब नहीं, यही तो तैमूर देखिए, अब देखिए तैमूर, आपने खुद ही कहा ना, आप नहीं तैमूर देखिए, सॉरी, आप मुझे कह रहे थे ना, मैंने फिर भी आपको पहली बार ये कहने दिया कि शायद आपको इल्म नहीं है, आप नहीं जानते, चले ये भी मैंने सुन लिया। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आप अगर ये होता तो आप जो कहते हैं आज हमारे 86 अरब रुपया हमें वफाक ने नहीं दिया, तो आपने किसी कोर्ट में इसको केस क्यों नहीं ले गए, आप इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले गए? अब आप कह रहे थे ना आपके वज़ीर साहब सुप्रीम कोर्ट में कि जी 86 अरब रुपये हमें नहीं मिले, वफाक नहीं दे रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम से कौन सा, अगर इतना आपने गेन किया था, सिंध के लिए लिया था, आप खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पैसा मिला। बिल्कुल, 18th अमेंडमेंट हमें राइट्स देती है, हमें ऑथराइज करती है उन चीजों के लिए जब वफाक से हमारे पास आ जाए। तो कभी हमें थोड़ी पता था कि ऐसे हुक्मरान भी इस मुल्क पे तैनात किए जाएंगे, मुसल्लत किए जाएंगे, जो कि सूबों को अपना शेयर नहीं देंगे। हमने नहीं सोचा था कि इतने गैर सियासी लोग इतनी बड़ी पोस्ट पर आके बैठ जाएंगे, और उस पोस्ट पे आने के बाद जो मैं हो सकता है सियासी बात करूं, आप हो सकता है अपना मंजर दें, पर अवाम ने इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर आज इनको कहां पे खड़ा कर दिया है। इन्होंने 14 बाई इलेक्शन में से बरेलवी साहब 12 इलेक्शन हारी हैं, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इदारों के पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अवाम ने इनको इतनी बड़ी शिकस्त दी है। आप सोचें कि जो बाई इलेक्शन में इतनी बड़ी शिकस्त ले लें, उनका जनरल इलेक्शन में क्या हशर होने वाला है। तो हमारा तो यही है, हम कह सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम चीखों पुकार कर सकते हैं, पर जहां हमारा दायरा नहीं, लेकिन आखिरी बात ये तैमूर तालपुर के आपने जब ये 18वीं तरमीम पास की थी तो उस वक्त वफाक में भी आप थे और सूबे में आपके भी थे। आपको ये उस वक्त इल्म नहीं था कि जनाब वफाक में किसी और की भी हुकूमत आ सकती है जिन्हें आप लान तान कर रहे हैं? तैमूर, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत भी थी, उसमें हमें अपने सूबों को अपने बराबरी के फंड देते थे, चाहे केपी हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब का सूबा हो। उसके बाद नवाज शरीफ का भी टाइम आया, नवाज शरीफ के साथ हमारी सियासी मुखालफत थी, हमारी नाराजगियां भी थी, हमारे सियासी मसाइल भी चल रहे थे, पर फिर भी नवाज शरीफ ने जो वादे किए पूरे किए, जहां पर उन्होंने फंडिंग करने की जबान दी उन्होंने फंडिंग की। तो जब भी कोई सियासी लोग इस प्राइम मिनिस्टर की सीट पर वफाकी हुकूमत में बैठे होंगे तो बरेलवी साहब 18th अमेंडमेंट के फायदे भरपूर मिलेंगे, पर जब इस किस्म के गैर सियासी लोग, नाकारा लोग आके इन सीट में बैठते हैं तो फिर ये मसले चाहे 18th अमेंडमेंट हो या ना हो, ये मसले हमें फेस करने पड़ेंगे। मुझे इल्म है कि ये बड़ा हसास मौजू है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध से को तलब किया था, उनसे मुकालमा किया और वो उनके जवाबों से मुतमईन नहीं थे, जो आपने सब मुकालमा सुना और देखा। हमारे साथ रहिएगा कि जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान का बहरान एक और मोड़ ले रहा है, और ये कि अगला वज़ीर आला बलूचिस्तान का कौन होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिर अली आपको खुशामदीद कहता है। और बिलाखिर जो हफ्तों नहीं, अब तो महीना एक से ऊपर जो बलूचिस्तान में ड्रामा था उसका ड्रॉप सीन हो गया, जाम कमाल मुस्तफ़ी हो गए। आज का इजलास जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए था इसलिए मुलतवी हो गया, ये खुद जाम साहब मुस्तफ़ी हो गए, और उनके साथ ही स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी मुस्तफ़ी हो गए। और यूँ अब पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का होगा, फिर वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। अपोजिशन और जो बागी अरकान दोनों इस पर बड़े खुश हैं। देखिए पहले अपोजिशन के लीडर सना बलोच क्या फरमा रहे थे। देखें, जो पहला मरहला था, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि वो खुश असलूबी हम कहें या कि ज़ोर ज़बरदस्ती से तय तो हो गया, तो एक दो दिन में जो इस तरह के फ़ैसले हैं जिसमें हुकूमत नई हुकूमत साजी है, नए हुकूमत में जो हमारा मुत्तहिदा अपोजिशन का किरदार है, हम देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं। हमारी देखें ज़ाती तौर पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि बलूचिस्तान को एक ऐसे शख्सी आमिर से निजात दिलाना है जिसने न सिर्फ बलूचिस्तान के इदारों को अपने ज़ेर कंट्रोल कर लिया था, बल्कि उसने एक शख्सी हुक्मरानी के ऐसे मिसाल कायम कर दी थी जिससे बलूचिस्तान 3 सालों में हमारी रिवायात पामाल हुए। इस असम्बली में बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई गईं, अराकीन असम्बली गिरफ़्तार कर लिए गए, यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, असातिज़ा
नौजवान, तालिब इल्म सब लाठी चार्जेस असम्बली के सामने हुए। मेरा जो सबसे बड़ा मकसद था वो एक शख्सी आमिर से बलूचिस्तान को निजात दिलाना था। हमारे लिए इक़्तिदार और इख्तियार जो है वो इतनी अहमियत का हामिल जी। और वो जो 5 अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मिसिंग हैं, लापता हैं, पता नहीं ज़मीन खा गई आसमां खा गया, उनमें से एक बुशरा रिंद भी थी। बुशरा भी देखिए किस खुशी का इजहार कर रही थी ये जो जाम साहब के जाने पर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि ये इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीज़ है और इससे इतना दिल भी नहीं लगाना चाहिए। अब ये ज़ाहिरी बात है कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे चली गई थी और मेरा ख्याल है चाहे अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान के लोग जाम साहब को अब नापसंद करने लगे थे। तो अब ये हालात सारे इसी वजह से क्रिएट हुए और मैं भी उस तहरीक का हिस्सा बनी। तो आज आपके सामने हम सब की कुर्बानियाँ रंग लाईं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हो गए। जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर कमर मौजूद हैं। जी बुशरा, तो जाम साहब चले गए जैसे कि तवक्को था, कुद्दूस बिन जो मुस्तफ़ी हो गए, अब क्या हो रहा है बुशरा? जी बिल्कुल, देखें कि जिस तरह से 14 सितंबर से ये मसला चल रहा था, अपोजिशन की जानिब से 14 सितंबर को तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जमा करवाई गई और उसके बाद उसमें कुछ गलतियाँ निकाल के वापस कर दी गई। फिर नाराज़ हुकूमती अरकान जो है तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त लेकर आए और उसके बाद वो काफ़ी कोशिशें करते रहे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इस हवाले से इस्लामाबाद से भी लोग आते रहे और नाराज़ अरकान को मनाते रहे। कभी वज़ीर आला बलूचिस्तान को, साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान को मनाया गया कि जी आप ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन दोनों जानिब से कोई भी जो है वो झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अब आज चूंकि तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो राय शुमारी होनी थी, तो उससे पहले ही कल शब जो है साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपना यानी ऐसा लग रहा है कि अभी बुशरा या जो और बाकी अरकान गालिबन मीर कुद्दूस बसिंजो पे कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और क्या इसे अपोजिशन सपोर्ट करेगी बुशरा? देखिए, होना तो चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान में पीटीआई और बाप पार्टी जो है दोनों इत्तेहादी जमातें हैं और जिस तरह से मरकज़ से जब वज़ीर आज़म ने अहकामात भेजे पीटीआई के लिए कि जहां पर बाप पार्टी की अक्सरियत होगी आपने वहीं पर जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करना है। तो इससे सूरत हाल यही है कि बेशक जाम साहब अब वज़ीर आज़म से जो है गिले शिकवे करें या कुछ भी करें, तो वज़ीर आज़म का झुकाव अब भी जो है वो बाप पार्टी की ही तरफ होगा। तो उससे कोई सूरत हाल तब्दील तो नहीं होगी बल्कि मज़ीद मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ की आवाम को भी यही गिले शिकवे थे, अरकान असेंबली को भी। बुशरा, और मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके साथ होंगे हमारे